नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। स्टार्ट करते हैं हम लोग का आज का सेशन। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे थे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिबेंचर हो गया था, प्रेफरेंस शेयर हो गया था, इक्विटी शेयर के हम लोगों ने तीन पढ़े थे फॉर्मूलाज। तीन फॉर्मूला कौन से पढ़े थे सर इक्विटी शेयर के? और मैं आपको वो तीन फॉर्मूला इक्विटी शेयर्स के बता देता हूँ। एक हम लोग ने पढ़ा था डिविडेंड प्राइस अप्रोच, ठीक है। डिविडेंड प्राइस अप्रोच का फॉर्मूला क्या होता था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 अपॉन P0। D1 क्या होता था? D1 इज नथिंग बट योर एक्सपेक्टेड डिविडेंड, कि आपको आने वाले टाइम में कितना डिविडेंड मिलने वाला है। देन आपका P0 होता था, P0 इज नथिंग बट योर मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, जो कि एक्सक्लूडिंग डिविडेंड आपको प्राइस देनी है। अगर एग्जाम में मान लो आपको 105 रुपए की प्राइस आती है और उसमें बोलता है कि डिविडेंड 5 रुपीज है, तो आपको 5 माइनस करके जो 100 की प्राइस आएगी, इस 100 की प्राइस को आपको P0 कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व किया था। फिर मैंने बोला था नेक्स्ट अप्रोच हम लोग ने पढ़ा था अर्निंग प्राइस अप्रोच। अर्निंग प्राइस अप्रोच क्या होता है? अर्निंग प्राइस अप्रोच का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू E डिवाइड बाई P। E आपका क्या होता है? अर्निंग, और P इज नथिंग बट P0। तो E इज इक्वल टू करेंट अर्निंग पर शेयर एंड P इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर। वो होने के बाद हम लोग ने पढ़ा था ग्रोथ अप्रोच और गॉर्डन्स मॉडल। इसके अंदर क्या होता था सर? इसके अंदर सिर्फ एक आपका ग्रोथ रेट आता था, बट वो जो ग्रोथ रेट होगा वो कांस्टेंट होगा। ग्रोथ रेट किस पे अप्लाई होता था सर? वो डिविडेंड पे अप्लाई होता था। तो यहाँ पे देख लो, हियर द रेट ऑफ डिविडेंड ग्रोथ रिमेन्स कांस्टेंट एंड वेयर द अर्निंग डिविडेंड एंड इक्विटी शेयर प्राइस ऑल ग्रो एट सेम रेट। तो आपका अर्निंग हो, डिविडेंड हो या फिर इक्विटी शेयर का प्राइस हो, सारा एक सेम रेट से ग्रो होगा। उसके बाद हम लोग ने देखा था अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर का निकाल रहे हो प्राइस, तो आपको D1 अपॉन P0 प्लस G करना है और G को इन डेसिमल्स में लिखना है। अगर आपने न्यूली इशूड शेयर्स का प्राइस निकाल लो, जो कि मार्केट में नया नया इशू आया, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? जब हम लोग न्यूली इशूड शेयर्स पे आते हैं तो हमें फ्लोटेशन कॉस्ट पिक्चर में आ जाता है। तो जस्ट सेम फॉर्मूला है, बस D1 अपॉन P0 माइनस F आएगा। ये जो F है इज नथिंग बट योर फ्लोटेशन कॉस्ट पर शेयर, और प्लस कर देंगे G, जो हम लोग का इन डेसिमल्स में आ जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद हम लोग ने एक चीज और पढ़ी थी, जहां पे हम लोग का डिविडेंड ग्रोथ रेट वेरिएबल होगा। वो चीज हम लोग चैप्टर नंबर 8 में आके पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। एस्टिमेशन ऑफ ग्रोथ रेट दो तरीके होते थे, एक एवरेज मेथड से निकालते थे और दूसरा गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से निकालते थे। एवरेज मेथड में क्या होता था? एवरेज मेथड इज इक्वल टू करेंट डिविडेंड, आज का जो डिविडेंड हो रहा है, इज इक्वल टू DN 1 प्लस G टू द पावर N। और इसी को दूसरे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं D0 अपॉन DN अंडर रूट N माइनस 1। D0 क्या होता था? करेंट डिविडेंड, और DN क्या होता था? DN आपका होता था डिविडेंड इन N ईयर्स अगो, यानी 5 साल पहले, 10 साल पहले की जो डिविडेंड थी, वो वाली डिविडेंड को हम लोग बोलते थे DN बोलते थे, ठीक है। इसका एक दूसरा तरीका होता था अनदर वे टू फाइंड ग्रोथ रेट। आप स्टेप नंबर 1 में क्या करो? D0 डिवाइड बाई DN करो, फिर आप जाके फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल में देखो, फिर देखो कितने ईयर्स तक का आप था, तो पहले आप रो देखोगे, रो में कहाँ आ रहा है वो, फिर उसके बाद आप ईयर वाला इंटरेस्ट वाला फैक्टर देखोगे कॉलम में। ये मैंने आपको एक अपेंडिक्स होता है जो आपके मटेरियल में होगा, मॉड्यूल में होगा, वो उसका रेफरेंस लेके मैंने आपको बताया भी था इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में। स्टेप नंबर 3 में आप करस्पॉन्डिंग कॉलम देख लो। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से कैसे ग्रोथ निकलेगा? आप कर दो B मल्टीप्लाई बाय आर। B क्या होता था? अर्निंग रिटेंशन रेट, की अर्निंग कितनी रिटेन कर रहे हो आप, एंड R क्या होता था? रेट ऑफ रिटर्न ऑन फंड इन्वेस्टेड, जो भी आप फंड इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है वो, ठीक है। यहां तक हम लोग ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट अप्रोच, जिसका नाम है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। क्या नाम है? रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। तो देखो क्या लिखा है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच में। ये वाला अप्रोच एकदम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अप्रोच है आपका, और इसके आपके मटेरियल में 1 से 2 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं क्या अप्रोच कहता है, कैसे है, क्या सारी चीजें। सब एवरीथिंग इज गोइंग गुड? यस, ऑडियो गुड, वीडियो गुड, सब कुछ सही दिख रहा है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करो। यस, हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये जो कंसेप्ट नोट्स है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा होगा कंसेप्ट नोट्स करके, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको मेरे साथ साथ लिखना है तो आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हो, वीडियो पॉज करके, उसका पास भी आपके पास पूरा आपके पास अथॉरिटी है। दूसरी बात, इफ यू वांट द प्रिंट आउट ऑफ इट, आप इसका प्रिंट आउट लेके भी आप साथ में बैठ के रीड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर प्रिंट आउट लेके PDF लेके लिखना है, आप वैसे भी लिख सकते हो, साथ साथ लिखना है आप साथ साथ वीडियो पॉज करके लिखो, वो भी अच्छा बात है। और इसका जो ये नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके साथ साथ जो सॉल्यूशन नोट्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा सॉल्यूशन आप मेरे साथ सॉल्व किया करो, या फिर ऐसे ना सॉल्व करके एक बार देख लो कि मैं पूरा कैसे सॉल्व करता हूँ। जब मैं सॉल्व कर लूँ फिर उसके बाद आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो। तो
उससे क्या होगा ना, मेरी तो बुक बनी रही है, आपकी भी बुक बनेगी, क्योंकि एग्जाम के दिन आपको अपना बुक ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है, तो देख लो रियलाइज डील अप्रोच देखते हैं, जहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी वहां पे मैं बोल दूंगा, पहले देख लो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ फिर सॉल्व करना। तो उस केस में पहले मुझे पूरा सॉल्व कर लेने देना, फिर मैं आपको स्क्रोल करके चीजें दिखा दूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इस अप्रोच के जरिए द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रियलाइज्ड इन द पास्ट फ्यू ईयर इज हिस्टोरिकल रिगार्डेड एज एक्सपेक्टेड रिटर्न इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे ये क्या बता रहे, रियलाइज्ड यील्ड मतलब, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये आप ईयर 5 पे खड़े हो और ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक आपको कुछ पैसे मिल चुके, डिविडेंड मिल चुका है, यानी ईयर 0 पे किसी ने पैसे डाले होंगे इक्विटी शेयर में, देन ईयर 1 आया होगा, ईयर 2 आया होगा, 3 आया होगा, 4 होगा, 5, यहाँ पे उसे डिविडेंड मिल चुका है। ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो, अब आप यहाँ पे खड़े होके क्या करना चाहते हो, वैल्यू करना चाहते हो, यानी आप कॉस्ट निकालना चाहते हो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा। अब तक जो हम पढ़ रहे थे ना, हम लोग फ्यूचर के कैश फ्लो को लेते थे, कंसीडर करते थे, लेकिन इन दिस केस हम लोग पास्ट के मिले हुए पैसों को कंसीडर करके आज के दिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। तो रियलाइज्ड यील्ड में यही फर्क हो जाता है। रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है, एक्चुअली मैंने अर्न कर लिया। अगर आप फ्यूचर की बात करोगे तो ये आप अर्न नहीं करते, इसको हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज्ड बोलते हैं। ये अभी तक आप अर्न करोगे नहीं, फ्यूचर में पैसा मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, आप ईयर 5 पे खड़े होके आप पीछे देखते हो कि पीछे आपको क्या क्या चीजें मिली है, पीछे कितना प्राइस था, पीछे कितना डिविडेंड था, वो सारी चीजों को आप कंसीडर करते हो और उन चीजों को कंसीडर करके आप क्या निकालते हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हो। आया बात, एक डिफरेंस है। बाकी सारे मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे खड़े हो तो फ्यूचर के कैश फ्लोज को देखेंगे, उसको डिस्काउंट करेंगे, उसका वैल्यू कंसीडर करेंगे, लेकिन इन केस ऑफ रियलाइज्ड हम यहाँ पे खड़े होके पीछे देखते हैं कि पीछे मैंने 5 साल में कितना अर्न किया, उसके डेटा को लेके मैं कॉस्ट निकाल लेता हूँ और मैं ये अज्यूम करता हूँ कि जितना पीछे मिला उतना ही आगे मिलने वाला है, जितना पहले मिला था उतना ही आने वाले टाइम पे भी मिलेगा। ये अजम्पशन लेके हम लोग इस मेथड को सॉल्व करते हैं। तो वही लिखा यहाँ पे, इट कंप्यूज कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड्स। देखा, पास्ट रिकॉर्ड्स के बेस पे ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेगा, ऑफ डिविडेंड एक्चुअली रियलाइज्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो जितना डिविडेंड एक्चुअली इक्विटी शेयर होल्डर ने रियलाइज्ड कर लिया, यानी अपने जेब में ले लिया है। Though this approach provides a single mechanism of calculating cost of equity, it has unrealistic assumptions like, अब इसके ना कुछ unrealistic assumptions है, जैसे कि रिस्क फेस्ड बाय द कंपनी रिमेन सम। अब जरूरी थोड़ी है कि आज से 3 साल पहले जो रिस्क कंपनी ने फेस किया होगा वो आने वाले टाइम पे भी फेस करेगा, रिस्क तो चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये जो रियलाइज्ड यील्ड वाला अप्रोच है, ये सोचता है कि जो रिस्क पहले मिल रहा था अभी भी वही रिस्क मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे रिस्क में। द शेयर होल्डर कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट द सेम रेट ऑफ रिटर्न, और जो शेयर होल्डर है वो भी यही बोलेंगे, ठीक है पहले 10% मिल रहा था अभी भी 10% मिलेगा। बट आप खुद सोचो, ऐसा होता है क्या, पहले मुझे 2 साल बाद 10% मिल रहा था, क्या मैं 4 साल बाद यही बोलूंगा मुझे 10% रिटर्न चाहिए? मेरी एक्सपेक्टेशन तो बढ़ती है ना। लेकिन रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच बोलता है नहीं, पहले जितना मिल रहा था अभी भी उतना मिलेगा। ये एजम्पशन है शेयर होल्डर्स वालों की। उसके बाद बोला है, एंड द री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द शेयर होल्डर इज सेम एज द रियलाइज्ड यील्ड। और वो बोल रहा है कि जो री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी वो भी सेम ही होगी, कि अगर इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट ना करके कहीं और भी इन्वेस्ट करे तो सेम ही रिटर्न मिलेगा। एंड इफ द अर्निंग डू नॉट रिमेन स्टेबल दिस मेथड इज नॉट प्रैक्टिकल। लेकिन अगर उसकी अर्निंग स्टेबल नहीं है, यानी जितना मिल रहा था उतना नहीं मिलेगा जो उसने एक्सपेक्ट किया था ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, और फॉर एग्जाम्पल जितने 5 साल से जो अर्निंग मिले आ रही है, अगर फ्यूचर में भी वो अर्निंग स्टेबल नहीं है तो उस केस में ये मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये मेथड अप्लाई करने के लिए सारी चीजें क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ गया सबको? चलो आगे देखते हैं। इन दिस अप्रोच कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रियलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो इस अप्रोच के अंदर जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा इट इज नथिंग बट द रियलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि मैंने पिछले डॉलर में कितना रियलाइज किया उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है। एंड वी यूज हियर ट्रायल एंड एरर मेथड, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं, दैट इज आरआर मेथड। देख लो एक बार क्या होता है। स्टेप 1 में आप कैश आउटफ्लो और इनफ्लो निकालोगे, स्टेप 2 में प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 2 डिस्काउंटिंग फैक्टर लेके, और स्टेप नंबर 3 में हम लोग आरआर का फॉर्मूला निकाल के आरआर कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखा है रेफर इलस्ट्रेशन नंबर 10, तो चलो हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 10 देख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब इलस्ट्रेशन नंबर 10, स्टेप 1 मुझे करने देना, स्टेप 2 आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ गया इलस्ट्रेशन नंबर 10? 16 आ गया।
ये चलो इलस्ट्रेशन नंबर 10। क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1 मैं करता हूँ, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो कितना गया वो निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या लिखा है। मिस्टर मेहरा हैड परचेज अ शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर 1000। ठीक है, तो उन्होंने 1000 रुपीज में शेयर खरीदा, यानी ये उसका आउटफ्लो हुआ होगा। ठीक है, तो दिस इज ईयर 0 का आउटफ्लो। ओके, he received he received dividend for a period of 5 years at the rate of 10%। ठीक है, तो उनको डिविडेंड मिला एट द रेट ऑफ 10%। इट इज 10% इज नथिंग बट योर डिविडेंड का रेट। ठीक है, दिख रहा है ना। तो 10% इज नथिंग बट योर डिविडेंड का रेट। उसके बाद बोला है एट द एंड ऑफ 5th ईयर ही सोल्ड शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर 1128। अब इन्होंने बेच दिया यानी मैच्योरिटी वैल्यू मिली। मैं मैच्योरिटी वैल्यू बोलूं या फिर रिडम्पशन वैल्यू बोलूं। ठीक है, उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। अब सामने से क्वेश्चन में बोला है कि आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच लगा के। ठीक है, तो सामने से क्वेश्चन में बोला है कि आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच लगा के। अब देख लो, सारी इंफॉर्मेशन को मैं लिख देता हूं पहले। गिवन माई नेट प्रोसीड, यानी जो मुझे डे 1 पे पैसा मिला वो 1000 मिला। फिर डिविडेंड कितना मिला, डिविडेंड मिला है 10% के रेट से, यानी ₹1000 मल्टीप्लाई बाय 100। जब मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 10%। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा ₹100। तो ₹100 जो है इट इज नथिंग बट माई डिविडेंड। ठीक है, यहां तक समझा। अब आगे देख लो। एंड रिडम्पशन वैल्यू, द रिडम्पशन वैल्यू इज 1128। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 1 कैश आउटफ्लो और इनफ्लो लिख देता हूँ। तो चलो स्टेप नंबर 1 में कैश आउटफ्लो और इनफ्लो लिख देंगे। स्टेप नंबर 1 कैश आउटफ्लो एंड इनफ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा ईयर नहीं आता है, पहले कैश फ्लो। वन थिंग इज कैश फ्लो, then is your year, then particulars, कैश फ्लो, पहले कैश आउटफ्लो होगा देन इनफ्लो होगा। ठीक है, तो कैश आउटफ्लो लिख दिया, इनफ्लो लिख दिया, फिर आपका इनफ्लो होगा। कैश आउटफ्लो क्या होगा, ईयर 0 में, देन 1 to 5, 5 ईयर्स का है ना यहाँ पे। हाँ 5 ईयर्स से, 5 ईयर से बोला है, 5 ईयर्स। एंड एट द एंड ऑफ 5th ईयर अमाउंट कितना होगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। नेट प्रोसीड आएगा मुझे 1000, जो कि मेरा माइनस में होगा। ठीक है, वो होने के बाद माई डिविडेंड इज ₹100 एंड देन आफ्टर रिडम्पशन वैल्यू इज 1128। ठीक है, रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, 1128, तो मैंने 1128 लिख दिया। अब ये था स्टेप 1। यहाँ तक चीजें समझी, कुछ नहीं, कैश आउटफ्लो देखा 1000 रुपीज का नेट प्रोसीड था, फिर कैश इनफ्लो में देखा डिविडेंड आएगा और 1128 आएगा जब इक्विटी शेयर बिकेगा, जब इन्वेस्टर इक्विटी शेयर को बेचेगा तो 1128 उसके जेब में आएगा ना, वो वाली चीज है। आप लोग एक काम करो, वीडियो पॉज करके यहाँ तक लिख लेना, जो भी ये वीडियो पॉज करके स्टेप 1 तक लिख लो, फिर स्टेप 2 से हम लोग साथ में चलेंगे। ठीक है, लिख लिया, डन। ठीक है, स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करते थे हम लोग, प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे बाय यूजिंग टू डिस्काउंटिंग फैक्टर, है ना। प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे 2 डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज करके। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या लेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर, एक 11% का लेंगे और एक 13% का लेंगे। यहाँ पे बना लेते हैं ईयर, देन कैश फ्लो,
देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक बार 11% से, देन प्रेजेंट वैल्यू, देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एक बार 13% से, और देन प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक सब लोग ने बना लिया? नहीं बनाया तो वीडियो पॉज करके बना लेना। चलो, तो ये बना लो स्टेप नंबर 2, पीवी बाय यूजिंग टू डिस्काउंटिंग फैक्टर, एक 11% एक 13%, ये फॉर्मेट बना लो। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पर ये देख लो एक बार, मैं 11% का कैसे करता हूँ, फिर आप लोग 13% का करना, जिसको आता है दे कैन गो अहेड। यहाँ पे ईयर 0 आएगा, यहाँ पे 1 to 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ईयर का हो गया। देन कैश फ्लो ईयर 1 में 1000 गया, 100 का डिविडेंड आया, और 1128 इज माई कैश फ्लो। तो मुझे निकालना है 11% का डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर में 1 डिवाइड बाय 1.11, ठीक है, तो 1 डिवाइड बाय 1.11, 1 डिवाइड बाय 1.11 इक्वल टू 5 ईयर्स तक, इसको इक्वल टू प्रेस करूंगा तो ईयर 1 पे चल जाऊंगा। फिर 2 बार मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पे प्रेस करना, कांस्टेंट करना, फिर 4 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करना, तो आप 5th ईयर पे आ जाओगे। 2 3 4 5, आंसर आ रहा है 0.593। तो 5th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर आप यहाँ पे लिख देना, क्योंकि मुझे इसको 5th ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। 0.593 और प्रेस करना जीटी, जीटी प्रेस करोगे तो सारे 5 ईयर्स का टोटल कर देगा। तो वो आ रहा है 3.696, ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ करेंगे 3.696 हो रहा है। एक बार वापस कर लेना, ये चेक करने के लिए कि इधर गलत तो नहीं हो रहा है। 2 3 4 5 593 GD 3.696, ठीक है, और ये तो 1 ही होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, -1000। देन 100 मल्टीप्लाई बाय 3 पॉइंट ये करेंगे तो ये हो जाएगा 36.96। 100 मल्टीप्लाई बाय 3.696, 369.6, 369.6। देन 1128 मल्टीप्लाई बाय 593, ये आपका हो जाएगा 668.90, ठीक है, 668.90 अप टू 2 डेसिमल तक लेंगे, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझी? कुछ नहीं, ईयर लिखा, कैश फ्लो लिखा, ये लिखा। अब 1 to 5 मेरा कॉमन है कैश फ्लो, यानी इवन है, इवन है तो फिर मैं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर यूज कर सकता हूँ। ये मैंने प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाला। अब 13% का भी सेम एज इट इज ऐसे ही निकालेंगे। जिसको ये नहीं समझ रहा है कि ये क्या हो रहा है, तो आप लोग इसके पहले वाले लेक्चर्स में चल जाना, लेक्चर नंबर 2 या 3 या 4 में, उसका आपको इसका लिंकअप मिलेगा, शायद 2 या 3 या 4 के बीच में कोई तो लेक्चर है, वहां पे इसका लिंकअप मिलेगा कि ये कैसे आ रहा है। उसके बिना आपको ये चीजें नहीं समझ, बट जिन्होंने सारे लेक्चर्स देखे हुए उनको ये लिंक समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 13% के रेट से निकालते हैं क्या आ रहा है डिस्काउंटिंग फैक्टर। कैलकुलेटर लेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.13, 2 3 4 5, तो इसका आंसर आ रहा है 0.543। राउंडिंग ऑफ किया मैंने, 5427 आ रहा था, 543 कर दिया। फिर जीटी प्रेस करेंगे 3.517 और यहाँ पे 1। एक बार और करके देख लेना ताकि कहीं पे डेसिमल्स में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। 1.13 2 3 4 5 543 GD 3.517 और 1, ठीक है, राइट है। अब मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते टाइम ध्यान रखना, इसको इससे मल्टीप्लाई मत करना। बहुत लोग गलती ये कर लेते हैं, घाई घाई में होते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, पीवी लाते हैं, गलत हो जाएगा इनसे। ये कैश फ्लो का आपको इस पीवी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1000, फिर ये हो जाएगा 351.7, 351.7, एंड उसके बाद लोग 1128 मल्टीप्लाई बाय 0.543, तो ये हो जाएगा 612.50, ठीक है। अब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करते तो हमें एनपीवी मिलता था, ओके। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो एनपीवी मिलेगा। तो अब इसको पूरे को सॉल्व करते हैं। 1000 माइनस में है, प्लस 369.6, देन 668.9, ये आंसर आ रहा है प्लस 38.5। एक बार और करके देख लेना चाहिए तो 38.5, फिर 1000 माइनस में है, प्लस 351.7 प्लस 612.5,
ये आंसर आएगा 264.2। अरे ऐसे कैसे प्लस में आ गया? एक मिनट, सेम ही आ रहा है क्या? थाउजेंड माइनस प्लस 351.7 प्लस 612.5। वाह, यहाँ पे आ रहा है -35.8। ठीक है, आप लोग भी करके देखना यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार चाहिए तो मैं फिर से कर लेता हूँ, सो दैट कोई डाउट ना हो। 1000 ठीक है। आईआरआर सॉल्व करते टाइम एक प्लस में आना चाहिए और एक माइनस में आना चाहिए। ये आ गया। यहाँ तक अगर जिसने नहीं लिखा है लिख लो एक बार वीडियो पॉज करके, और जो मेरे साथ चल रहे थे वो उनका ये तक आंसर आ चुका। ठीक है, आ गया। स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे? आईआरआर का फॉर्मूला लगाएंगे। आईआरआर फॉर्मूला क्या बोलता था? लोअर रेट प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, ब्रैकेट में हायर रेट माइनस लोअर रेट। पहले हम क्या कर देते हैं? पहले हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे। पहला ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, ये पूरे को सॉल्व होने के बाद फिर एलआर उसमें प्लस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, पूरे को सॉल्व करते हैं। लोअर रेट इज नथिंग बट योर 11% प्लस एनपीवी एट लोअर रेट कितना आया? 38.5। तो एनपीवी एट लोअर रेट आपका आएगा 38.5 होल डिवाइड बाय देन एनपीवी एट लोअर रेट, NPV at lower rate 38.5 and NPV at higher rate 35.8। तो दोनों को ऐड करेंगे पहले लिखते थे 38.5 माइनस, और ये आ रहा है माइनस 35.8, देन ब्रैकेट क्लोज, देन हायर रेट इज 13 एंड लोअर रेट इज 11। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 11 प्लस करेंगे। अब ब्रैकेट ओपन 38.5 डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ पे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 38.5 प्लस 35.8, ये आपको हो जाएगा 74.3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2। 38.5 35 अब क्या करेंगे? फर्दर सॉल्व करेंगे। 11 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 38.5 प्लस 74.3 38.5 डिवाइड बाय 74.3 मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर आ रहा है 1.036 समवेयर अराउंड। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे तो 12.036 हो जाएगा, और अगर मैं राउंडिंग ऑफ करूँ तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ रहा है 12.04। तो 12% इज द रेट। ये कौन सा मेरा रेट है? इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग। जो हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया वो 12% का रियलाइज्ड अर्निंग का रेट दे रहा है, और इसी रेट ऑफ रियलाइज्ड अर्निंग को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, समझ में आया? जिनको देखना है एक बार देख लेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, देन ये, देन ये, और उसके बाद आपका, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड ऑल दिस थिंग शुड बी डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर एक और है, इसका इलस्ट्रेशन वो भी तो करना है ना, तो करूँ? देखो, जो इलस्ट्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं ना वो मैंने कंसेप्ट नोट्स में डाल दिए हैं, बट उसको सॉल्व तो करेंगे साथ में। डन।
चलो इलस्ट्रेशन नंबर 11 देखते हैं इसके बाद मटेरियल में क्या है। देखो यहाँ पे भी आप ये इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया है, डोंट बी ना टू मच। इन्होंने डायरेक्ट ऐसे एज्यूम कर लिया कि 12% का डिस्काउंटिंग फैक्टर है, तो इन्होंने सीधा जो कैश फ्लोस था उनको 12% से राउंडिंग ऑफ करके देख लिया है, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा ये नहीं करना, टेंशन नहीं देना। अब इलस्ट्रेशन नंबर 11 जिसको मैंने LDR लिखा है। सर LDR का मतलब क्या होता है? LDR का मतलब होता है लास्ट डे रिवीजन, ठीक है। तो LDR का मतलब क्या होता है आपका? LDR का मतलब होता है लास्ट डे रिवीजन, कि आपको लास्ट डे पे ये चीजें रिवाइज करनी है, ओके। तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से सुनना। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। अब ये सामने से बोल रहा है आपको रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच का यूज करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। ईयर बोला है 1 2 3 4 5। अब ये जो डेटा दिया है ये 5 साल का डेटा दिया है। डिविडेंड पर शेयर ये बोला है ईयर 1 में हमको 1 रुपीज मिला, ईयर 2 में 1, ईयर 3 में 1.2, ईयर 4 में 1.25 और ईयर 5 में 1.15। प्राइस पर शेयर ये एट द बिगिनिंग प्राइस है, ये जो 9, 9.75, 1.50, 1.10, 11 एंड 10.6 इट इज नथिंग बट प्राइस एट द बिगिनिंग है, ठीक है। अब हमको करना है इसको सॉल्व और रियलाइज यील्ड अप्रोच से सॉल्व करना है। तो एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कंसेप्ट नोट्स पे आ जाते हैं, ये वाला देख लो, ये कंसेप्ट पढ़ लो। फाइंडिंग आउट कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय यूजिंग रियलाइज्ड यील्ड मेथड। तो हमको क्या निकालना है? हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ यूजिंग बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय यूजिंग रियलाइज्ड यील्ड मेथड वेयर, जहां पे डिफरेंट ईयर डिविडेंड एंड डिफरेंट ईयर प्राइस इज गिवन। तो जहां पे डिफरेंट ईयर का डिविडेंड और डिफरेंट ईयर का प्राइस अगर दिया होगा तो उस केस में उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देख लो। ये इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक मिनट, हाँ। तो देखो, अगर आपको बोला है क्वेश्चन में कि आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो जहां पे रियलाइज्ड यील्ड मेथड आपको फॉलो करना है, ठीक है। और वहां पे आपको डिफरेंट ईयर का वहां पे आपको डिफरेंट ईयर का डिविडेंड दिया है और डिफरेंट ईयर के प्राइजेस भी दिए हुए हैं। तो उस केस में आपको उस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखो। स्टेप नंबर 1 कैसे सॉल्व करना है? स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट यील्ड फॉर n-1 एग्जांपल 4 इयर्स इफ द डेटा इज गिवन फॉर 5 इयर्स n इयर्स। तो सबसे पहले आपको यील्ड निकालना है। क्या निकालना है? यील्ड। और जो यील्ड निकालोगे वो 1 प्लस yn के फॉर्मेट में निकलेगा। वापस बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 इयर्स का डेटा दिया है तो आप यील्ड निकालोगे 9 इयर्स का। अगर आपको 5 इयर्स का डेटा दिया तो आप यील्ड निकालोगे 4 इयर्स का। सर यील्ड क्या होता है? यील्ड मतलब नथिंग बट आप कितना अर्न कर पा रहे हो, जितना पैसा डाला आपने कितना अर्न किया, ठीक है। तो अगर आपको 5 इयर्स का डेटा है, यील्ड कितने इयर्स का निकालोगे? 4। अगर 10 इयर्स का डेटा है तो यील्ड कितने इयर्स का निकालोगे? 9 इयर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे यील्ड। यील्ड निकालने का ये फॉर्मूला होता है और ये जो फॉर्मूला होता है वो 1 प्लस YN के फॉर्म में आता है। 1 प्लस YN क्या है? 1 इज बेसिक, एक जो नंबर होता है वो, प्लस YN इज यील्ड फॉर दैट ईयर, ठीक है। तो अगर मैंने बोला Y1 तो मतलब यील्ड फॉर ईयर 1, अगर मैं बोलूँ Y2 तो यील्ड फॉर ईयर 2, अगर मैं बोलूँ Y3 तो यील्ड फॉर ईयर 3। कैसे निकलेगा? उसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू DN प्लस P1, DN प्लस, यहाँ पे P1 नहीं, यहाँ पे भी PN ही आएगा। तो DN ये कहाँ भाग गया? DN प्लस PN डिवाइड बाय PN-1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको न्यूमेरिकली कन्वर्ट करके बताऊं, तो अगर मुझे ईयर 1 का निकालना है यील्ड तो मैं लिखूंगा 1 प्लस Y1 इज इक्वल टू D1 प्लस P1 होल डिवाइड बाय P1 माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस 1, फिर इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? 1 प्लस Y1 इज इक्वल टू दैट इज ईयर 1 डिविडेंड 1 का, ईयर 1 का डिविडेंड, देन प्राइस ऑफ ईयर 1 डिवाइड बाय प्राइस ऑफ ईयर 0। समझ में आया मैंने क्या किया? यहाँ पे कोई डाउट है? एकदम सिंपल है, एकदम चौकस है बस। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसका जो आंसर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग करके आंसर आएगा, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। तो चलो, ये समझा, ठीक है। क्या माइनस करना था, क्या उड़ा देता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस Y1 इज इक्वल टू
डी एन प्लस पी एन डिवाइड बाय पी एन माइनस वन, ये फॉर्मूला उसका। और ये जो एन है, एन इज नथिंग बट योर कौन सा ईयर का आप निकाल रहे हो, ठीक है। और इसका अगर दूसरे एग्जांपल में मेरे को बताना तो भी मैं बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं, पहले ये देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे क्या बना हुआ है। रिपीट दिस टिल n माइनस वन ईयर, और ये वाला जो यील्ड आपको निकालना है वो n माइनस वन तक रिपीट करना है। यानी एग्जांपल के लिए अगर 5 इयर्स का डेटा दिया तो आपको 4 इयर्स तक यील्ड निकालना है। एक बार आपने यील्ड निकाल दिया, वो यील्ड का आंसर आ जाएगा। अब यील्ड निकालने के बाद आप स्टेप नंबर 2 लगाओगे। ये ज्योमेट्रिक इक्वेशन होता है 10th में अंदर, उसको डिराइव करके बनाया। अपन डेरिवेशन पे इतना ध्यान नहीं देंगे, अपने को सॉल्व करना है। एग्जाम ओरिएंटेड काइंड ऑफ बेंच है, तो अपन ये फॉर्मूला देख लेते हैं। उसका फॉर्मूला बोलता है k इज इक्वल टू यील्ड ऑफ ईयर वन लेना, यानी ये जिस फॉर्मेट में आएगा वो 1 प्लस वाई वन। तो देखो आपने 1 प्लस वाई वन का एक वैल्यू निकाला, वो लेना। फिर ईयर 2 का भी निकालोगे तो 1 प्लस वाई टू निकलेगा। फिर ईयर 3 निकालोगे तो 1 प्लस वाई थ्री निकलेगा। फिर ऐसे ऐसे करते करते जहां तक आप निकाल रहे हो तो 1 प्लस वाई वन, वो सबको क्या करना, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद 1 डिवाइड बाय एन, ये उसका पावर है कि आप कितने ईयर तक आपने यील्ड निकाला, वो कितने ईयर तक यील्ड निकाला, कितने ईयर तक डेटा है वो नहीं। तो जितने ईयर तक आपने यील्ड निकाला उसको आप पावर में लेके जाओगे, 1 डिवाइड बाय एन करोगे, और पूरा आंसर आने के बाद -1 कर देना। तो जो आंसर आएगा वही आपका रियलाइज्ड यील्ड होगा पिछले टाइम का, और वही आपका नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। देखो ये था स्टेप 1 एंड 2 में आपको सॉल्व करना है। अब मैं इसका रियल लाइफ एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। इलस्ट्रेशन 11 है, बिलो एग्जांपल इज गिवन दैट इलस्ट्रेशन 11। तो ये इलस्ट्रेशन 11 है, इसको यहाँ पे एकदम अच्छे से सॉल्व किया, बट मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा कि ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, सो दैट यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन इन योर माइंड करके। तो पहले देख लो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, वो होने के बाद फिर वीडियो पॉज करना और खुद से एक बार सॉल्व करना, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इलस्ट्रेशन 11 मेरे साथ सॉल्व करता हूँ, ध्यान देना सब। कॉपी कर लिया, सॉल्यूशन नोट, इलस्ट्रेशन नंबर 11, ध्यान दो। यहाँ तक समझ में आ गया, देन क्लियर। अब देखो वो जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा था, दैट इज 1 प्लस वाई वन इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये हो जाएगा d1, फिर ये हो जाएगा p1 डिवाइड बाय p0। ये यील्ड का फॉर्मूला है। यील्ड का फॉर्मूला कैसे है, सपोज करो कि आपने 100 रुपीज का प्राइस देखा था, ठीक है, ईयर p0 के स्टार्टिंग में। p0 यानी एक साल पहले 100 रुपीज की प्राइस थी, फिर ड्यूरिंग देयर आपको डिविडेंड मिल गया ₹10, ठीक है, और ईयर एंड के बाद वो प्राइस हो गई 120 रुपीज। अब मुझे निकालना है मुझे इससे फायदा कितना हुआ, यील्ड कितना हुआ। तो आप यील्ड निकालने के लिए क्या करते हो, आप यही देखते हो ना आपने कितना अर्न किया। आप क्या देखते हो, आपने कितना अर्न किया। तो आप बोलोगे मैंने 10 रुपीज यहाँ पे अर्न किया और एट देन मेरी प्राइस हो गई 120। तो 10 रुपीज और एट देन प्राइस हो गई 120, ये मेरा पूरा इनफ्लो आ गया। और मैंने आउटफ्लो कितना डाला था, 100 डाला था। तो इसको पूरे को आप सॉल्व करोगे, 10 प्लस 120 डिवाइड बाय 100, तो आंसर क्या आ गया 1.3। इसका मतलब क्या हो गया, 1 रुपीज इन्वेस्ट किया था और 1.3 मुझे यील्ड हो गया, अर्न हो गया, ठीक है। और आपको सिर्फ नेट इफेक्ट देखना है, तो नेट इफेक्ट जानने के लिए आप 1.3 माइनस 1 करते हो, तो आपको नेट इफेक्ट आ जाता है 0.3, यानी 0.3 इज नथिंग बट योर 30%। समझो, इसके लिए ये वाले फॉर्मूले में यहाँ पे ये -1 करते हैं। ये जो -1 दिख रहा है पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ईयर का यील्ड होता है। तो आई होप ये फॉर्मूले का डेरिवेशन समझा हो, इफ नहीं समझा तो कोई बात नहीं, चीजें याद रखनी है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सिंपल है, यील्ड का फॉर्मूला है बस, कि कितना मेरे को अर्न हो रहा है और कितना मैंने इन्वेस्ट किया। चलो अब इस चीज को सॉल्व करते हैं। देखो प्राइस पर शेयर एट द बिगिनिंग, अब ये जो भी प्राइस है वो एट द बिगिनिंग है, यानी इस प्राइस को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो मैं सब प्राइस को ना नाम दे देता हूँ पहले, ठीक है। प्राइस को नाम देने के बाद ना मजा आ जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं होगा। फिर पता होगा किसको हम क्या बोलेंगे, या फिर चाहिए ना तो इस डेटा को हम लिख देते हैं अच्छे से, तो और अच्छा होगा। चलो, गिवन डेटा शुड बी रिटन इन प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है।
तो सबसे पहले अपना P वाला प्राइस वाला लिखता हूँ, P0, P1, P2, P3, P4। अब देखो ये मुझे बोला है प्राइस पर शेयर एट द बिगनिंग, यानी ईयर 1 के स्टार्ट में। अगर मैं बोलूँ ईयर 1 के स्टार्ट में, तो ईयर 1 के स्टार्ट में तो P0 ही होगा ना। और ईयर 2 का जो प्राइस लिखा है, ये जो 9.75 है, ये क्या है, ईयर 2 का बिगनिंग है। देखो ईयर 1 का स्टार्ट में प्राइस कितना है, 9 रुपीज, और ईयर 2 के स्टार्ट में प्राइस कितना है, 9.75। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ईयर 2 का जो स्टार्ट है 9.75, वो ईयर 1 का क्लोजिंग ही तो ईयर 2 का ओपनिंग होता है। प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग है वही प्राइस तो ईयर 2 का अगले साल का ओपनिंग होता है ना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो P1 आएगा प्राइस एट ईयर 1, वो भी 9.75 ही है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ कि जो P0 आएगा वही तो, P0 नहीं P1 आएगा, यहाँ पे जो P1 आएगा वो तो 9.75 ही तो है, और यही 9.75 को हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग प्राइस बनाया। प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग था उसको नेक्स्ट ईयर का क्या बनाया, ओपनिंग बनाया, सिंपल। तो यहाँ पे जो 9 रुपीज है ये मेरा क्या है, P0, ठीक है। ये जो 9.75 वो सेकेंड ईयर का बिगिनिंग का प्राइस है। तो मैं बोलूंगा जो क्लोजिंग का प्राइस आया था P1, प्राइस एट द ईयर 1, प्राइस एट द ईयर 1 9.75 होगा, जो नेक्स्ट ईयर का मेरा क्या बन जाता है, बिगिनिंग बन जाता है। समझ में आया? एक बार वापस समझाता हूँ। जो 9 रुपीज की प्राइस है वो P0 है, ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ ईयर 1, जीरो। मान लो, समझ लो आप 1 अप्रैल 2024 पे खड़े हो, आप 1 अप्रैल 2024 पे खड़े हो, और उस दिन प्राइस कितनी है, 9। फिर जब ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2025 हुआ, तो उस दिन प्राइस कितनी है पता नहीं, उस दिन की प्राइस पता नहीं, लेकिन बोला है कि ईयर 2 के बिगनिंग की प्राइस कितनी है, 9.75। तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है यही, ये जो ओपनिंग प्राइस है यही तो इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी, यानी इस दिन की प्राइस कितनी है, 9.75, और ये 9.75 इज नथिंग बट योर P1। समझा इतना चीज? तो कुछ नहीं, नेक्स्ट ईयर का बिगनिंग प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होता है। तो यहाँ पे ये जो प्राइस है 9, P0 की प्राइस हो जाएगी 9, P1 की प्राइस हो जाएगी 9.75, उसी तरह P2 की प्राइस होगी ये, P3 होगा, और ये P4 होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ सारी चीजें, वैल्यूज को, 11.50, 11, 10.60, ठीक है। अब D1, D0, D4 देखो ये वाला जो 1 है ना, ये D0 नहीं है, क्योंकि डिविडेंड कभी भी स्टार्ट ऑफ द ईयर में थोड़ी मिलता है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो इन्वेस्ट करते थोड़ी डिविडेंड मिलता है, आप पूरा 1 साल रुकोगे फिर डिविडेंड मिलेगा ना। तो ये ईयर 1 का डिविडेंड है, यानी ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है, ये D4 है, और ये D5 है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर आपने यहाँ पे डेटा सिलेक्शन में गलती कर दी आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं होगा। तो पहले देख लो कैसे ये सॉल्व हो रहा है, उसके बाद सॉल्व करना, कोई घाई नहीं है हमारे पास, बहुत टाइम है अभी के लिए। तो ईयर 1 कितना है, डिविडेंड 1, देन 1, देन 1.20, देन 1.25 एंड 1.15, ठीक है। तो ये सारे डेटा मैंने लिख दिए, चलिए तो रेड में कर देते हैं, हाईलाइट हो गया, थोड़ा अच्छे से दिखेगा, चलो दिख रहा है एकदम प्रॉपर। तो ये मैंने डेटा लिख दिया, P0, P1, P2, P3, P4, और D1, D2, D3, D4, D5 तक। अब हम लोग निकालेंगे यील्ड। अब मैंने बताया था अगर आपके पास डेटा 5 इयर्स का है तो यील्ड कितने साल का निकलेगा, 4 इयर्स का निकलेगा। तो यील्ड ईयर 1 का निकालते हैं, और यील्ड निकालने के लिए अब ईयर 1 का यील्ड कैसे निकलेगा, तो स्टेप नंबर 1 लगाते हैं, सबसे पहले यील्ड निकालते हैं। एक बार देख लो मेरे साथ, फिर सॉल्व करना है, ठीक है। साथ में सॉल्व मत करना क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक बार देख लो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद सॉल्व करना। अगर आपको चाहिए तो पहले देख लो स्टेप 1 कैसे सॉल्व हो रहा है, फिर स्टेप 1 कर लेना, फिर स्टेप 2 पे आ जाना। चलो देखो, स्टेप नंबर 1 फॉर्मूला था ईयर 1 का यील्ड निकालने का, y प्लस में फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, 1 प्लस वाई एन इज इक्वल टू डी एन प्लस पी एन डिवाइड बाय पी एन माइनस 1, ठीक है, ये n होगा n माइनस 1। अब मैं ईयर 1 का निकाला हूँ तो 1 प्लस n के जगह 1 लिखूंगा, फिर n के जगह पे d1 आ जाएगा, और ये p1 आ जाएगा, डिवाइड बाय p n माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो d1 का वैल्यू लिखेंगे, p1 का लिखेंगे, डिवाइड बाय p0 का वैल्यू लिखेंगे। d1 का वैल्यू कितना है, 1, तो d1 का वैल्यू 1 आ जाएगा, देन P1 का वैल्यू 9.75,
तो यहाँ पे आ जाएगा 9.75 होल डिवाइडेड बाय P0, P0 का वैल्यू है 9, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 9। इस पूरे को सॉल्व करेंगे 1 प्लस 9.75 तो 10.75 आएगा डिवाइड बाई 9, तो इसका आंसर आ रहा है 1.1944 अप टू 4 डेसिमल तक लेके। तो ये आपका आ गया 1 प्लस ईयर 1 यानी ईयर 1 का यील्ड आ गया। अब हम लोग निकालेंगे सेकेंड यील्ड 1 प्लस यील्ड 2, ईयर 2 का यील्ड निकालेंगे, वो आएगा D2 प्लस P2 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो P2 माइनस 1 होगा क्योंकि n क्या है आपका 2 है, तो इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा P1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ वहां पे कि इट इज P1। फर्दर सॉल्व करेंगे D2 कितना है, D2 1 है, P2 11.50 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 11.50 होल डिवाइडेड बाय P1 कितना है 9.75, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 9.75 और इसको सॉल्व करेंगे अभी 1 प्लस 11.50 डिवाइडेड बाय 9.75, तो आपका आंसर आएगा 1.2821, 5 है तो उसको राउंडिंग ऑफ कर दिया 2821 हो गया। ठीक है, समझा यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे 1 प्लस ईयर 3, 1 प्लस ईयर 3 के लिए क्या होगा D3 प्लस P3 होल डिवाइडेड बाय D3 प्लस P3 होल डिवाइडेड बाय P2, तो D3 का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, D3 का वैल्यू है 1.20, तो यहाँ पे आएगा 1.20 प्लस P3 कितना है क्वेश्चन में, P3 क्वेश्चन में है 11 एंड P2 कितना है 11.50, तो यहाँ पे आएगा 11 डिवाइड बाय 11.50, डेटा प्रॉपर है 11.50। आगे सॉल्व करेंगे 1.2 प्लस 11 डिवाइड बाय 11.50, तो आंसर आ रहा है 1.0609, तो 1.0609 इज योर ईयर 3। और फिर निकालेंगे यील्ड ऑफ ईयर 4 में D4 प्लस P4 डिवाइडेड बाय P3, तो D4 क्वेश्चन में कितना है 1.25, तो यहाँ पे लिख दिया 1.25 प्लस P4 क्वेश्चन में कितना है, देखो D4 कितना था 1.25, P4 10.60, तो ये हो जाएगा 10.60 डिवाइडेड बाय P3 11, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11। सॉल्व करेंगे 1.25 प्लस 10.6 डिवाइड बाय 11, तो ये आपका आंसर आ रहा है 1.0773, 1.0773। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट योर स्टेप नंबर 1 का आंसर। एक बार देख लेता हूं मैं भी स्टेप नंबर 1 का आंसर 1.1944 1.1944 1.06, ठीक है राइट है, राउंडिंग ऑफ लास्ट वाला राइट है। तो ये आप लोग वीडियो पॉज करके भी सॉल्व कर लो या तो फिर टेक अ ब्रेक एंड इसको सॉल्व करो। चलो स्टेप नंबर 1 सॉल्व करो अपने बुक में, सॉल्यूशन बुक में सॉल्व करना, ठीक है, इलस्ट्रेशन 11 करके बढ़िया से। हो गया ये सॉल्व। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 2, ध्यान दो अभी सब लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 2 नहीं सर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 नहीं, स्टेप नंबर 2। हाँ, तो स्टेप नंबर 2 का फॉर्मूला लाते हैं कंसेप्ट नोट से। स्टेप नंबर 2 का फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है।
तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 से फॉर्मूला है कॉपी एंड पेस्ट। तो दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, k इज इक्वल टू यील्ड 1 का लेना, यील्ड 2, ईयर 3, अगर आपका 4 ईयर तो यील्ड 1, यील्ड ऑफ ईयर 1, यील्ड ऑफ ईयर 2, यील्ड ऑफ ईयर 3, ये सबको मल्टीप्लाई करना, फिर अंडर रूट पावर में 1 डिवाइड बाय n एंड देन -1 करके आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो सारे वैल्यूज को पहले हम लोग लिख लेते हैं। k इज इक्वल टू 1 प्लस ईयर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ईयर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ईयर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ईयर 4, 1 डिवाइड बाय 4 ईयर्स तक यील्ड है, यहाँ पे 1/4 आएगा और फिर -1, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। फिर k इज इक्वल टू यील्ड ईयर 1, यील्ड ऑफ ईयर, देखो अब ये जो वैल्यू हमने निकाली ये 1 प्लस ईयर 1 की वैल्यू है, फिर ये जो वैल्यू निकाली ये 1 प्लस यील्ड 2 है, फिर ये जो वैल्यू निकाली ये 1 प्लस यील्ड 3 है, और ये जो वैल्यू निकाली ये 1 प्लस यील्ड 4 है। तो सारे वैल्यूज को लिखेंगे 1.1944। पहला है आपका 1.1944 मल्टीप्लाई बाय 1.2821, 1.2821, then 1.0609 multiply by 1.0773 टू द पावर 4 और -1। चलो अब आप सब लोग क्या करो फटाफट, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करो, चारों को मल्टीप्लाई करके आंसर लाओ। चलो कैलसी भी करो फटाफट, चलो सब मैं ही करूंगा क्या। 1.1944, 1.2821, then 1.0609, then 1.0773। मेरा आंसर आ रहा है 1.7502 अप टू 4 डेसिमल 1/4 -1। एक बार और करके देख लेना। एग्जाम में ना कैलकुलेशन शांति से करना, 2 बार करना, कोई हाई नहीं है, आंसर एक्यूरेट आना चाहिए। हाँ राइट है। कितना हो गया, चलो अब इसको सॉल्व करना है। देखो इसका दूसरा मतलब क्या होता है ना, इस चीज को मैं दूसरे तरीके से भी कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ 1। चलो ये लिखने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। अगर मैंने लिखा है 1 पॉइंट, या फिर वो छोड़ो, अगर मैं लिख रहा हूँ दैट इज 4 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 ऐसे ही होगा और यहाँ पे जाएगा अंडर रूट 1/2 आएगा। अब इस 1/2 को हम लोग क्या बोलते थे, सिंगल रूट पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिंगल रूट, जो कि आपके कैलकुलेटर पे सिंगल रूट आपको दिख भी रहा होगा। तो अगर आप 4 सिंगल रूट प्रेस करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। अब अगर मैं इस 2 को, अगर मैं यहाँ पे 4 ना लेके, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ 16 टू द पावर 1/4 करूँ, तो ये 1/4 क्या होता है, अगर मैं इसको फिर अनदर मेथड से लिखूँ तो ये क्या होगा, 16 अंडर रूट 1/4। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये जो 4 है इट इज नथिंग बट डबल रूट, ये क्या हो जाएगा 4 आपका डबल रूट। और अगर इस चीज को मैं दूसरे तरीके से लिखूँ 16 1/6, तो ये क्या हो जाएगा ट्रिपल रूट। तो ऐसे करके रूट होता है, सॉरी ट्रिपल रूट, इसमें मत जाओ, ये छोड़ो, यहाँ तक रहो। ये समझ में आ गया, सिंगल रूट। अगर 1/4 आया तो डबल रूट, 8 आया तो ट्रिपल रूट, ऐसे करके चीजें जाती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका डबल रूट हो जाएगा। तो डबल रूट का अगर सॉल्यूशन निकालना तो मैं क्या करूंगा, कैलसी पे 16 प्रेस करूंगा, तो आप कैलसी पे प्रेस करो 16, एक बार रूट प्रेस करो तो आपको आंसर 4 मिलेगा, तो आप 4 पे गए, फिर से आपको एक बार और रूट प्रेस करना पड़ेगा, फिर से जब आपने एक बार रूट प्रेस किया तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो अगर टू द पावर 1/2 है तो सिंगल रूट एक बार रूट प्रेस करना है, अगर टू द पावर 1/4 है यानी डबल रूट तो 2 बार रूट प्रेस करना है, टू द पावर 1/8 है तो 3 बार रूट प्रेस करना है, 1 2 3, वो ये होता है। तो देख लो, अब इसको सॉल्व करेंगे। और अगर एग्जाम में इसका वैल्यू गिवन है, इफ इन द गिवन क्वेश्चन पढ़ना, अगर इसका वैल्यू डायरेक्टली गिवन है तो डायरेक्ट वो वैल्यू यूज कर लेना, यहाँ पे कुछ रूट वुट प्रेस करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कभी भी ना एग्जाम में अच्छे से पढ़ा करो, उसमें ना गिवन वैल्यूज दी होती है। तो अगर आप इस वाले पड़ाव पे आ गए हो यहाँ तक तो देख लेना कि एग्जाम में वैल्यूज क्या गिवन है।
ठीक है। तो 1.7502 दो बार रूट प्रेस करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1.1502 समवेयर अराउंड, और मैं -1 एज इट इज लिखूंगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आएगा 0.1502, या फिर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 15.02 परसेंटेज, और 15% भी मैं लिख सकता हूँ। तो माई फाइनल आंसर ऑफ दिस इज 15% इज नथिंग बट माई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, समझा? चलो ये वाला चीज आप लोग चाहिए तो लिख लो, स्टेप नंबर 2 फुल एकदम अच्छे से। और ये एलडीआर मार्क कर देना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एलडीआर मार्क कर देना। लास्ट डे रिवीजन पे इसको करके जाना ही है किसी भी हालत में, ठीक है। वीडियो पॉज किया, लिख लिया ये, बढ़िया। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी हो गया, यही सेम है, 15% सॉल्व किया है। उसके बाद क्या है, CAPM है, देन उसके बाद रिटेन अर्निंग है, इलस्ट्रेशन कराना है, चलेगा। तो देखो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं, CAPM देख लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, कवर करा देंगे। अभी के लिए तो ये सेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा, ये सेशन में आप लोगों ने पढ़ा कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। सर इतना बड़ा चला गया, हाँ है, 2 इलस्ट्रेशन, अच्छे खासे इलस्ट्रेशन है, और आपको आना भी चाहिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड बैच को ज्वाइन करना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो अवेलेबल, एंड लाइक करो ताकि मेरे को भी पता चले कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ गई, नोट्स कैसे है, सारी चीज़ें आपको सब अवेलेबल है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, CA कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। पिक्चर अभी बाकी